पिछले वर्ष की भांति इस बार भी हमारा यूपीपीसीएस प्रीलिम के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन जो है वह शुरू कर दिया गया है और साथ ही साथ एक पीडीएफ पेड ग्रुप भी बनाया जा रहा है जिसकी फीस फिलहाल होली तक के लिए 500 रुपये रखी गई है, जिसमें आप लोगों को 50 से 60 टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9044883929 पर हाय या हेलो लिख करके भेज सकते हैं। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का डिस्कशन चल रहा है टेस्ट सीरीज का, जहाँ पर हम लोग फ़िलहाल बात कर रहे हैं जीएस वर्ड के टेस्ट नंबर 1 की। और इसके पहले हमने इसी टेस्ट के 10 प्रश्नों को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को करने के लिए दिया गया था। इसके पहले कि कुछ बातें हों, कुछ आगे बढ़ें, आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और इसका सही आंसर जान लेते हैं। यहाँ पूछा गया था कि किस संस्कृति को हड़प्पा कालीन या हड़प्पा की कनिष्ठ कालीन संस्कृति भी कहा जाता है। ऑप्शन थे आपके पास ए रंगपुर, बी कायथा, सी आहार या डी मालवा। जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कायथा संस्कृति को हड़प्पा कालीन संस्कृति या फिर यूँ कह लीजिए तो कायथा संस्कृति को हड़प्पा की कनिष्ठ कालीन संस्कृति या फिर प्राक हड़प्पन संस्कृति भी कहा जाता है। कायथा संस्कृति की जो बस्तियां थी वह किलेबंद थी और कायथा संस्कृति जो है यह उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर स्थित काली सिंध के किनारे पाई जाती थी। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी दिए गए अन्य विकल्पों के बारे में। तो जो रंगपुर है यह एक हड़प्पाकालीन स्थल है जो कि गुजरात में स्थित है। आहार संस्कृति एक अलग संस्कृति थी, हड़प्पा संस्कृति से अलग संस्कृति थी आहार संस्कृति और मालवा संस्कृति, जिसमें आहार संस्कृति का जो स्थान था वह था कहाँ पर बताइए, आप लोगों को बताया गया है। ये देखिए, आहार संस्कृति को एक अन्य उपनाम बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। वनास नहीं, बनास संस्कृति भी कहा जाता है, या फिर इनको संयुक्त रूप से आहार बनास संस्कृति भी कहा जाता है। यह स्थल या फिर यह संस्कृति जो है वह राजस्थान के क्षेत्र में देखी गई थी या राजस्थान में फली फूली थी, ऐसे कहेंगे ना। हाँ, राजस्थान में फली फूली थी यह संस्कृति। इसका जो समय काल था वह 1500 बीसी से लेकर के 3000 बीसी तक का था। बात करें यदि अन्य विकल्प यानी कि मालवा संस्कृति के बारे में, तो इसका जो क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र और राजस्थान का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, जहाँ पर यह संस्कृति जो है वह फली फूली और आगे बढ़ी थी। ठीक है, यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित चंबल नदी घाटी की शाखाओं के किनारे विकसित हुई संस्कृति थी, जिसका नाम है मालवा संस्कृति। चलिए, यह तो हो गई बात हमारे पिछले प्रश्न के बारे में। अब थोड़ी सी चीज़ों को समझिए। देखिए, जो समय है अभी बहुत है, ठीक है। डेली बेसिस पर 2 लेक्चर आप लोगों को मिलेंगे। 25-25 प्रश्नों के यह लेक्चर होंगे। छोटे छोटे लेक्चर बनेंगे। जैसे जैसे समय कम होता जाएगा वैसे वैसे लेक्चर्स का ड्यूरेशन और प्रश्नों की संख्या दोनों ही बढ़ा दी जाएगी। फिलहाल अगर बात करें हम लोग इस टेस्ट की, तो इस टेस्ट के पहले ही हमने 11 प्रश्नों को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो 25 में से 11 घटा दीजिए, यानी कि अभी अपने इस लेक्चर में हम आगे के 14 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। उसके पहले जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए अन्य मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ये थोड़ा सा हमें सपोर्ट और मोटिवेशन प्रदान करता है। चलिए बात करते हैं अपने आज के लेक्चर के पहले प्रश्न के बारे में, जो कि कथन और कारण के रूप में है और इस टेस्ट का 12वां प्रश्न है। कथन ए है कि सिंधु सभ्यता में अनाज कर के रूप में वसूला जाता था, और कारण आर है कि प्राचीन काल में यह प्रदेश खूब उपजाऊ था। कूट की सहायता से आपको अपने उत्तर का सही चयन करना है। कूट है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कूट यानी ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, कथन सत्य किंतु कारण गलत है, और डी, कथन गलत और कारण सही है। बताइए क्या होगा। देखिए, सिंपल सी चीज़ है, बहुत आसान है। यहाँ पर जो उत्तर दिया हुआ है आंसर की में वह गलत दिया हुआ है, उन्होंने ए बताया है, लेकिन आप इसे ऐसे समझने का प्रयास कीजिए कि कहीं पर यदि अधिक अनाज उत्पादित होता है या आपके किसी क्षेत्र में या आपके गांव में अधिक अनाज हो रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है ना कि अनाज को ही कर के रूप में लिया जाएगा, जबकि आपके पास विकल्प है मुद्रा का। आप मुद्रा यानी कि पैसे को
कर के रूप में ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप पैसे को कर के रूप में लेंगे। लेकिन सैंधव सभ्यता में इस प्रकार की कोई भी मुद्रा जो है वह प्रचलित नहीं थी, सामान्यतया प्रचलित नहीं थी। सामान्यतया कहने का अर्थ है कि कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि देसलपुर हो गया, लोथल हो गया, वहाँ पर हमको तांबे की कुछ मुहरें देखने को मिली। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि सेलखड़ी इत्यादि की भी मुहरें हमको वहाँ पर देखने को मिलती हैं सैंधवकालीन सभ्यता में। लेकिन वो सभी मुहरें जो हैं वह सामान्यतया चलन में नहीं थी कि लोग उससे जो है वह विनिमय कर सके। ठीक है, विनिमय यानी एक दूसरे को ले दे सके। विनिमय के प्रकार के रूप में वह चीज़ें जो है, वह मुहरें जो है वह प्रचलित नहीं थी। आदान प्रदान के रूप में वह मुहरें जो है, या उन सिक्कों का कह लीजिए, मुहरें छोड़ दीजिए, थोड़ा कठिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो उन सिक्कों का प्रचलन जो है वह आदान प्रदान के लिए या फिर कुछ वस्तु विनिमय के लिए नहीं किया जाता था। ठीक है, वह प्रतीक चिन्हों के रूप में उन सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। आपने देखा भी होगा कि कुछ मुहरों पर एक योगी की तस्वीर मिलती है, तो कहीं पर एक हिरन, कहीं पर एक गैंडे, कहीं पर एक शेर की तस्वीर देखने को मिलती है। शेर नहीं, बाघ की तस्वीर देखने को मिलती है। तो मुद्रा जो है वह उस समय सामान्यतया प्रचलित नहीं थी। इस कारण से अनाज को कर के रूप में वसूला जाता था, क्योंकि अनाज जो है काफ़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। और हमने यह देखा भी कि अनाज को रखने के लिए लगभग कई क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के अन्नागार, या जिसे आजकल के लोग कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं, वह वहाँ पर कई क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों में अन्नागार, या फिर यूँ कह लीजिए तो कोल्ड स्टोरेज देखने को मिला। इससे यह आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस काल के लोग जो है वह अनाज को वस्तु विनिमय के रूप में प्रयोग या कर के रूप में भुगतान करते थे अनाज का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। एक छोटी सी जानकारी, लगभग 9 प्रकार की ज्ञात फसलें, लगभग 9 प्रकार की फसलों के बारे में हमें पता चला है जो सैंधव काल के लोगों को जिनके बारे में जानकारी थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न भी कथन और कारण के रूप में है, जिसमें कथन ए है कि हड़प्पाई शासकों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना वाणिज्य की ओर। कारण आर है कि सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का अभाव था। कूट के माध्यम से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी, कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सत्य यानी कि कथन सत्य किंतु कारण गलत है। और डी, कथन गलत और कारण सही है। चलिए, क्या सही आंसर होगा इसका, बताइए। देखिए, हमने कई प्रकार के हड़प्पन हथियारों को देखा है। खुरुचनी हो गई, और क्या कहते हैं उसको, खुरुचनी थी, और एक भाला टाइप में क्या था ना, उस कुल्हाड़ी हो गई, हथौड़े हो गए, ये सब हमने देखा। तो अस्त्र शस्त्र का अभाव नहीं था। हाँ, वो अस्त्र शस्त्र सामान्यतया चीज़ों में प्रयोग होते थे, मतलब इन जनरल कृषि कार्यों हेतु उनका प्रयोग होता था, न कि हथियारों के रूप में उनका प्रयोग होता था। ठीक है, तो कारण क्या है, कारण सही है कि गलत है? कारण सही होगा। अब बात करते हैं कथन की, कि हड़प्पाई शासकों का ध्यान विजय की ओर नहीं बल्कि वाणिज्य की ओर था। बिल्कुल एकदम स्पष्ट और सही बात है। जो हड़प्पाई लोग थे वह एक युद्ध विमुख शांति प्रिय लोग थे, मतलब उनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। वह व्यापारी वर्ग था, उन्हें व्यापार और वाणिज्य से मतलब था। वह युद्ध करके साम्राज्य का विस्तार करने की इच्छा नहीं रखते थे। इसी कारण से उनके पास इस प्रकार के किसी भी प्रकार के औजार हमको देखने को नहीं मिले। सामान्यतया कृषि हेतु प्रयोग में होने वाले औजार जैसे कि कुल्हाड़ी हो गई, आरी हो गई, छुरी हो गई, बर्छा हो गया, इस प्रकार के गैर हानिकारक हथियार जो है उनके पास देखने को हमको मिलते हैं, जिनका प्रयोग बढ़ईगिरी में होता था या कृषि कार्यों में होता था। ठीक, अगले प्रश्न पर चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ना। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य और सत्य जहाँ है ना, वहाँ नीचे अंडरलाइन कर दिया करें ताकि भूले ना आप, वरना जल्दबाजी में गलत हो जाता है आंसर। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है वह गलत है। ऑप्शन है ए, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। बी, इस सभ्यता में सर्वाधिक लोग भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे।
सी, पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता से माना जाता है, या डी, इस सभ्यता में केंद्रीयकृत शासन प्रणाली मौजूद थी। बहुत आसान है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पाई कालीन लोग ना युद्ध से मतलब रखते थे, ना किसी प्रकार के राजनीतिक संगठन से मतलब रखते थे। इनका केवल और केवल काम था व्यापार और वाणिज्य का। ठीक है, यह व्यापार और वाणिज्य की ओर अधिक से अधिक आकर्षित थे। इसी कारण जो है यहाँ की शासन व्यवस्था में भी वणिक या व्यापारी वर्ग की जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी, न कि किसी राजा की। ठीक है, बाकी अन्य सभी कथन जो है वह सही है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इसके ज़्यादातर लोग जो है वह भूमध्य सागरीय थे। भूमध्य सागरीय कहने का अर्थ बताइए। भूमध्य सागरीय प्रजाति ज्योग्राफी का प्रश्न है, ज़रा सोच करके बताइए, तो कमेंट करिए इसके बारे में, कांस्ययुगीन के बारे में और मेडिटेरियन रेस के बारे में, या फिर भूमध्य सागरीय प्रजाति के बारे में कमेंट करके आप आंसर दीजिए। यदि आपको पता हो, नहीं पता हो तो क्वेश्चन मार्क करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, और सिंधु सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, यह सभ्यता नहीं थी सिंधु सभ्यता, यह एक नगरीय सभ्यता थी। यह तो एक सामान्य सी बात है, आप सभी को पता भी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? ए, ऐतरेय ब्राह्मण, बी, शतपथ ब्राह्मण, सी, जबालोपनिषद, या डी, मैत्रेयायनी संहिता। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। सर्वप्रथम जो है चारों आश्रमों, कौन कौन से चार आश्रम है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इनका उल्लेख कहाँ देखने को मिला? इनका उल्लेख हमें देखने को मिलता है जबालोपनिषद में। ठीक है, और बाकी अगर सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लें तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम ऋग्वेद में चारों वर्णों का वर्णन देखने को मिला था। चार वर्ण कौन कौन से हैं? चार वर्ण का वर्णन कहाँ पे मिला था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो ऋग्वेद में किया गया था। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऐतरेय ब्राह्मण की। तो ऐतरेय ब्राह्मण में सबसे पहले चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। जैसे ब्राह्मण का काम था ज्ञान देना, क्षत्रिय का युद्ध करना, वैश्य का व्यापार करना और शूद्र का अन्य तीनों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना। यह बात किसमें बताई गई? ऐतरेय ब्राह्मण में। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में बात किसमें बताई गई? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, है ना? बताइए जरा, आप लोग सही बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ? और इसके साथ साथ चार आश्रमों का उल्लेख कहाँ किया गया? अभी अभी देखा ना, जबालोपनिषद में चार आश्रमों का उल्लेख किया गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, थोड़ी सी बात अगर शतपथ ब्राह्मण में कहें तो करें तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया, और कुछ विद्वान स्त्रियों या फिर विद्वान कन्याओं या फिर यूँ कह लीजिए तो विदुषी महिलाओं के बारे में बात कही गई या उनके नामों का उल्लेख किया गया, जैसे कि गार्गी, मैत्री आदि के बारे में। ठीक है, और थोड़ी सी बात अगर मैत्रेयायनी या फिर मैत्रेयी संहिता के बारे में करें तो इस संहिता में स्त्री जो है वह अब, या स्त्री की जो स्थिति थी वह अब सर्वाधिक गिरी हुई बताई गई, या फिर स्त्री की कोटि को निम्न कर दिया गया, स्त्री के उच्चतम स्थान को निम्नतम स्थान पर कर दिया गया, और स्त्री को जुआ और शराब की भांति पुरुषों का तीसरा दोष बताया गया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शतपथ ब्राह्मण कह रहा हूँ, मैत्रेयी संहिता में स्त्रियों को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट और अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है, तुरंत करते हुए आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद किसका उपवेद है? ए, यजुर्वेद, बी, अथर्ववेद, सी, सामवेद, या डी, ऋग्वेद। तो आयुर्वेद किसका उपयोग है? आयुर्वेद जो है वह ऋग्वेद यजुर्वेद का उपवेद है ना, भूल गया क्या? आयुर्वेद जो है वह ऋग्वेद का उपवेद है। ठीक है, इसमें चिकित्सा संबंधी ज्ञान की बातें कही गई हैं, और इसी उपनिषद में श्वेत केतु नामक एक आयुर्वेद के आचार्य का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, जबकि गंधर्व वेद यानी कि सामवेद का जो उपवेद है वह गंधर्व वेद है, जिसमें संगीत कला के बारे में बात की गई है। यजुर्वेद का जो उपवेद है वह धनुर्वेद है, जिसमें युद्ध कला के बारे में बात की गई है। और अथर्ववेद का जो उपवेद है वह शिल्प वेद है, जिसमें शिल्प कला से संबंधित बात की गई है। कई बार बात हुई है इसके बारे में। देखिए, वेदों से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, प्लेलिस्ट में एक पूरा लेक्चर बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ वेदों के बारे में, आप जा करके उसे देख लीजिएगा।
अगला प्रश्न है, सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है। एक तरफ मौर्य साम्राज्य के विभिन्न प्रांत हैं और दूसरी तरफ उनकी राजधानियां हैं। इनको आपको दिए गए कूट के माध्यम से सुमेलित करना है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आसान है। उत्तरापथ तोसली, दक्षिणापथ उज्जैनी, कलिंग तक्षशिला, अवंती राष्ट्र सुवर्णगिरी। कूट है ए 4-3-1-2, बी 3-1-4-2, सी 2-4-1-3 या डी 3-4-1-2। चल, कई सारी पेन की ज़रूरत पड़ेगी हमको, तो देखते हैं। उत्तरापथ की जो राजधानी है वह थी तक्षशिला। दक्षिणापथ की जो राजधानी थी वह थी सुवर्णगिरी। अब नेक्स्ट, कलिंग की जो राजधानी थी वह थी तोसली। अब नेक्स्ट पेन कौन सी लीजिए, वाइट। अवंती राष्ट्र की जो राजधानी थी वह थी, एक ही बचा उज्जैनी। वाइट पता नहीं चल रहा ना यार। अवंती राष्ट्र की जो राजधानी थी वह थी उज्जैनी। ठीक है, फिर से जानिए, फिर से समझिए इसको। पेन वही पुरानी वाली अपनी रेड वाली ले लेते हैं, खतरनाक रंग वाली। उत्तरापथ की जो राजधानी थी वह थी तक्षशिला। दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी। कलिंग की बताइए तोसली। अवंती राष्ट्र की उज्जैनी। था क्या, तो देखिए, अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य को कुल मिलाकर के 5 प्रांतों में बांट दिया गया था और प्रांतों को क्या कहा जाता था, चक्र। ठीक है, अशोक के काल में मौर्य साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांट दिया गया। प्रांतों को कहा गया चक्र, और इन प्रांतों के जो या इन चक्रों के जो प्रशासक थे उनको कहा जाता था कुमार या आर्यपुत्र। प्रांतों के प्रशासक को कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। आगे चल करके इन्हीं चक्र या प्रांतों को अन्य भागों में विभाजित किया गया और उनको कहा गया विषय। क्या कहा गया, विषय। और विषय के शासक को विषय पति कहा जाता था। इसी में आगे पति जोड़ दिया गया। विषय के शासक को विषय पति कहा गया। ऐसे समझिए थोड़ा सा मोटा मोटी, जैसे भारत एक देश है, इसमें विभिन्न प्रकार के स्टेट या विभिन्न प्रकार के राज्य हैं। आगे चल कर के राज्य जो है वह विभिन्न जिलों में बटे हुए हैं। अब इसको ऐसे समझिए, अशोक के समय जो एक सम्राट हुआ करता था, मौर्य काल में जो सम्राट हुआ करता था, उसके अंतर्गत जो पूरा क्षेत्र था उस क्षेत्र को विभिन्न प्रांतों में बांट दिया गया, जिसको कहा गया क्या, चक्र। और जैसे कि वर्तमान में जो राज्यों के प्रधान होते हैं उनको मुख्यमंत्री कहा जाता है, उसी प्रकार से उस समय जो चक्र का प्रधान होता था या जो चक्र का प्रमुख प्रशासक होता था उसको कहा जाता था क्या, चक्रपति नहीं, उसको कहा जाता था कुमार या फिर आर्यपुत्र। ज़्यादातर यह जो है राजा के ही बेटे हुआ करते थे। ठीक है, और आगे चल करके इन्हीं चक्र या इन्हीं प्रांतों को विभिन्न विषयों में विभाजित कर दिया गया। जैसे कि आजकल जिले में डीएम होता है, जिले का मुखिया, उसी प्रकार से विषय का जो मुखिया होता था उसको विषय पति कहा जाता था। एकदम आसान सी बात है। तो अब समझिए, मौर्य काल में या मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत हैं। 4 प्रांत तो हमने देख लिए कि उत्तरापथ की जो राजधानी थी भैया वो तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की जो राजधानी थी वह सुवर्णगिरी थी, कलिंग की तोसली और अवंती राष्ट्र की उज्जैनी। बच गया एक 5वां प्रांत जिसका नाम था प्रासी, या इसको एक अन्य नाम पूर्वी प्रांत के नाम से भी जाना जाता है। प्रासी या पूर्वी प्रांत की जो राजधानी थी वह एक सुपरिचित होंगे आप इस नाम से, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र जो है वह प्रासी या पूर्वी प्रांत की राजधानी थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। पूछा जा रहा है कि भूमिदान का सर्व प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्राप्त होता है। ए ऐहोल अभिलेख, बी नानाघाट अभिलेख, सी देवपाड़ा अभिलेख या डी नासिक अभिलेख। आसान है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, नानाघाट के अभिलेख से हमको सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमिदान देने के बारे में ज्ञात होता है। अब थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पर उठ जाता है यह कि यह नानाघाट अभिलेख जो है यह किस वंश के शासकों से संबंधित है, बताइए। देखिए, नानाघाट अभिलेख जो है यह सातवाहन वंश के शासकों से संबंधित है। किस वंश के शासकों से, सातवाहन वंश के शासकों से संबंधित है यह नानाघाट अभिलेख, जिसमें एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था सप्तकर्णी प्रथम।
बताइए मैं सही नाम ले रहा हूँ कि गलत नाम ले रहा हूँ। जहाँ तक मुझे याद है सप्तकर्णी प्रथम ही था। बाकी आप थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं कुछ कुछ बोल रहा हूँ। जिसकी पत्नी थी नायनिका, पत्नी का नाम मुझे याद है नायनिका, इसी के द्वारा यह अभिलेख जो है वह खुदवाया या फिर बनवाया गया था, जिसमें अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की गई थी और साथ ही साथ ब्राह्मणों को एक गांव दान में देने का उल्लेख किया गया था। भूमिदान देने की प्रथा सर्वप्रथम सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा ही शुरू की गई थी। यह आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। सलाका पुरुष की अवधारणा किससे संबंधित है? ए भागवत, बी शैव, सी जैन या डी बौद्ध। देखिए सलाका पुरुष होता क्या है, पहले इसे समझिए। महान लोगों के समूह को मिला करके उनको एक संयुक्त नाम दे दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है सलाका पुरुष। और ऐसा किस धर्म में किया जाता है? ऐसा किया जाता है जैन धर्म में। जैन धर्म में हमने तीर्थंकरों को पढ़ा है। तीर्थंकरों के अलावा चक्रवर्ती होते हैं, बलदेव होते हैं, नारायण होते हैं, प्रतिनारायण होते हैं। इन सभी को संयुक्त रूप से मिला करके सलाका पुरुष कह दिया जाता है। अब तक जो सलाका पुरुष हुए हैं जैन धर्मों में, इनकी संख्या है 63। ठीक है। और अच्छा, तीर्थंकर कितने हुए हैं? तीर्थंकर हुए हैं 24। ठीक है। तो इस क्या कहते हैं, इस 63 सलाका पुरुषों में 24 तीर्थंकर हैं, 9 चक्रवर्ती हैं, 9 बलदेव हैं, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण है। अपना गुणा भाग कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा जोड़ घटाना कर लिया करो यार आप लोग। आओ बात करते हैं। आसान सा प्रश्न है। यूनानी और अरमाइक या फिर अरमी भाषा में खुदा अशोक का एक बाइलिंगुअल या फिर द्विभाषी उत्कीर्ण अभिलेख या लेख मिलता है। ए कंधार में, बी शहबाजगढ़ी में, सी पुष्प कलावती में या डी मान सेहरा में। बताइए। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए कंधार या फिर कंधार। यहाँ से हमको अशोक का एक बाइलिंगुअल अभिलेख देखने को मिलता है जिसको कि अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में उत्कीर्ण करवाया था। ठीक है। अशोक करता क्या था? अपने अभिलेखों के माध्यम से अशोक जो है वह प्रजा को संदेश भेजता था, धर्म का प्रचार करता था अपने अभिलेखों के माध्यम से। और साथ ही साथ प्रशासन संबंधी जानकारियाँ या फिर प्रशासकों को निर्देश भी दिया जाता था उसके अभिलेखों के माध्यम से। ठीक है। चलिए 260 ईसा पूर्व का यह अभिलेख है जो कि 2 भाषाओं में, जिसको कि ग्रीक और अरमाइक या फिर यूनानी और अरमी या अरमाइक कहा जाता है। ग्रीक और यूनानी एक ही चीज़ होती है। ठीक है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संगम काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था, बी संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था, सी संगम काल में कौवे को अशुभ पक्षी माना जाता था, या डी संगम काल में संगम साहित्य से दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। संगम काल में कौवे को अशुभ नहीं शुभ पक्षी माना जाता था। आज भी कौवे का छत की मुडेर पर बैठ करके काँव काँव करना, लोग क्या बोलते थे? अरे देखा हो मेहमान आने वाले हैं, है कि नहीं? तो वही चीज़ है। अतिथियों का देखिए, आजकल मेहमान आते हैं तो थोड़ा सा आदमी का मन जो है वो पता नहीं कौन आने वाला है, लेकिन उस समय अतिथियों का स्वागत किया जाता था। इस कारण कौवा जब छत की मुडेर पर बैठ करके काँव काँव करता था तो उसको एक शुभ संकेत माना जाता था। समझ रहे हैं आप लोग? तो यह जो है वह गलत है कि संगम काल में कौवे को अशुभ पक्षी माना जाता था। बाकी अन्य सभी कथन सही हैं। संगम काल में समय जानने के लिए जलघड़ी का प्रयोग, चावल एक मुख्य खाद्यान्न और संगम साहित्य में किसी भी प्रकार के दास प्रथा का उल्लेख नहीं है। ठीक है। अभी आगे आने वाले प्रश्नों में हम इसके माध्यम से और जानेंगे। ठीक है। कौवा देखिए उस समय नाविकों को सही दिशा दिखाने का भी सही दिशा का ज्ञान भी कराते थे और साथ ही साथ इसी कारण से जो है सागर के मध्य चलने वाले जहाज भी उन्हें अपने साथ ले जाए, मतलब जो जहाज होते थे वह कौवे को अपने साथ ले जाते थे, नाविक जो होते थे। इतना दी, ये सब फालतू का ज्ञान जानने की ज़रूरत नहीं है।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। दूसरा, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। सबसे पहले ये बताइए कि सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किन्होंने जारी किया, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की, ये बता दीजिए आप लोग। सर्वाधिक कह रहा हूँ, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की। फिलहाल प्रश्न को देखिए कि गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, और दूसरा है कि गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक और न ही दो। आसान सा प्रश्न है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी और उज्जैन जो है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बनकर के उभरा गुप्त काल में। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और शीघ्र ही उज्जैन ने जो है पाटलिपुत्र को पीछे छोड़ दिया वैभव और समृद्धि में। गुप्त काल में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग था वह था कौन सा, वस्त्र उद्योग था। ठीक है। शुरू में देखिए सिक्कों की अगर बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इसको। गुप्तों के जो स्वर्ण सिक्के थे उनको कहा जाता था दिनार। ठीक है। और कुषाणों के मानक के अनुसार ही इनके द्वारा शुरू में सिक्के ढाले गए थे। मतलब जिस प्रकार से कुषाण सिक्के जारी करते थे जितना शुद्ध उतना ही शुद्ध गुप्तों ने भी ढाला, लेकिन बाद में इन्होंने स्वर्ण सिक्कों का वजन बढ़ा करके, इसको भी याद रखिएगा, 144 ग्रेन कर दिया था। ठीक है। कुषाणों द्वारा देखिए सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए गए थे, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे किसके द्वारा, गुप्त शासकों के द्वारा। कंफ्यूज मत कर जाइएगा। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि गुप्त काल में निम्नलिखित किस स्थान पर सूर्य मंदिर का उल्लेख मिलता है। ए मालवा, बी बुलंदशहर, सी अंतर्वेदी, या डी उपरोक्त सभी। चलिए देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। गुप्त काल में विभिन्न प्रकार के सूर्य मंदिर हमको देखने को निर्मित होते हुए देखने को हमको मिलते हैं, जिनके स्थान है मालवा, बुलंदशहर, अंतर्वेदी, मूल स्थानपुर। ठीक है। ह्वेनसांग ने उल्लेख किया था कि मूल स्थानपुर में भी एक सूर्य मंदिर है। अंतर्वेदी देखिए गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र को अंतर्वेदी बोला गया है। गुप्त काल में जो यह दोआब का क्षेत्र था, यानी गंगा यमुना के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र या गंगा यमुना के नदियों के द्वारा सिंचित जो बीच का क्षेत्र है उसको बोला जाता था अंतर्वेदी। ठीक है। तो गंगा यमुना दोआब हो गया, मालवा हो गया, बुलंदशहर हो गया। इसके अलावा गुप्त काल के मंदसौर शिलालेख में किसके द्वारा यह मंदसौर शिलालेख खुदवाया गया था, बताइए कौन सा, मंदसौर कहाँ पर है, सबसे पहले ये बता दीजिए। तो मंदसौर का शिलालेख जो है वह मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और यहाँ पर स्थित यशोधर्मन विष्णुधर्मन द्वारा बनवाया गया एक शिलालेख है जिसमें सूर्य की उपासना के श्लोकों के बारे में बताया गया है। यानी कि सूर्य श्लोकों के बारे में कह सकते हैं आप लोग, सूर्य श्लोकों। सही लग रहा बोलने में, नहीं ना। तो गुप्त काल का जो मंदसौर शिलालेख है वहाँ पर वहाँ के प्रारंभिक श्लोकों में सूर्य की उपासना की गई है, जिसका निर्माण जो है यशोधर्मन विष्णुधर्मन के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। और थोड़ी सी अगर बात करें तो स्कंदगुप्त के काल में इंदौर में खुदवाया गया। इंदौर के ताम्रपत्र लेख से भी हमको बुलंदशहर में स्थित एक सूर्य मंदिर का पता चलता है। तो वहीं मिहिर कुल के ग्वालियर लेख में ग्वालियर में एक पत्थर के बने हुए सूर्य मंदिर के निर्माण की जानकारी भी हमको मिलती है। ठीक है। ग्वालियर लेख किसका है, मिहिर कुल का। ठीक है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि गुप्त काल का एकमात्र दुखांत नाटक कौन सा है। मतलब केवल एक ऐसा नाटक है जिसका अंत जो है वह अत्यधिक कष्टकारक है या फिर दुख के साथ हुआ, जहाँ पर नायक और नायिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके बाद तो आजकल जो है वो सेकंड पार्ट की फिल्में बन जाती हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं बन पाया था, तो उसका अंत जो है वह थोड़ा सा बुरा हुआ था। तो बताइए वह एकमात्र दुखांत नाटक कौन सा है जिसका निर्माण या फिर जिसकी रचना गुप्त काल में की गई थी। ए मुद्रा राक्षस, बी मृच्छकटिकम, सी देवी चंद्रगुप्तम, या डी मालविकाग्निमित्रम। चलिए जल्दी करिए, टाइम नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, मृच्छकटिकम गुप्त काल में रचित एक दुखांत नाटक है। इसके लेखक हैं शूद्रक।
ठीक है। इसमें नायक जो है उसका नाम वह एक ब्राह्मण है जिसका नाम चारुदत्त है, जो कि एक सार्थवाह है, और एक नायिका है जिसका नाम है बसंत सेना, जो कि एक गणिका है। इन दोनों का प्रेम होता है और यह दोनों, मैंने तो पढ़ा नहीं है, जिस प्रकार से दुखांत लिखा है यहाँ पर हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई? हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों लोग मिले उले नहीं होंगे और बिछड़ गए होंगे, इसलिए यह एक दुखांत नाटक हो गया। मृच्छकटिकम, जिसके रचनाकार या जिसके लेखक हैं शुद्धक। चलिए, बातें बहुत हो गई, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, फोकस देखिए। हाँ, तो बात करते हैं भाई मुद्रा राक्षस के बारे में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त। क्या नाम है? विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक है। मुद्रा राक्षस में क्या है, तो जो चाणक्य जो योजना बनाते थे, जो कूटनीति बनाते थे, उनके बारे में वर्णन किया गया है मुद्रा राक्षस में। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। मालविकाग्निमित्रम के लेखक हैं कालिदास, और यह कालिदास द्वारा लिखित एक प्रथम नाटक है जिसमें मालविका, ऐसे अलग अलग करिए, मालविका और अग्निमित्र के प्रेम का या इनके मिलन का वर्णन किया गया है। किसने लिखा है? कालिदास ने। ठीक है, देखिए, गुप्त काल में रचित जो ये सब विभिन्न रचनाएं हैं, इनको हमें याद रखना या इनको पढ़ना किस लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इन नाटकों के पढ़ने से हमको उस काल के बारे में, जो सामाजिक स्तर था उस समय का, उसके बारे में पता चलता है। जैसे एक छोटी सी जानकारी जानते रहिए कि इन नाटकों के पढ़ने से या इन नाटकों में इस प्रकार से बातें कही गई हैं, और हमको इन नाटकों के सार से जो पता चलता है, यानी संक्षेप से जो पता चलता है, वह यह कि उस काल यानी कि गुप्त काल में जो उच्च वर्ण के या फिर उच्च पदासीन जो लोग थे, वह संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे आम बोलचाल के लिए, जबकि जो निम्न कोटि या फिर निम्न वर्ण के जो लोग थे, वह जो है प्राकृतिक भाषा यानी कि लोकल लैंग्वेज में बात किया करते थे। और साथ ही साथ स्त्रियां भी प्राकृतिक भाषा में बात करती थी, न कि संस्कृत भाषा में। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट, और आज के इस लेक्चर का यह अंतिम प्रश्न है, जहां पूछा जा रहा है कि गुप्त काल में कदंब और गंग राजाओं ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया। दूसरा है कि इस काल में मथुरा और वल्लभी दिगंबर संप्रदाय तथा बंगाल में पुंड्रवर्धन जो है वह श्वेतांबर संप्रदाय का केंद्र था। नीचे दिए गए ऑप्शंस के या कूट के माध्यम से आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक और न ही दो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल पहला प्रश्न जो है वह सही, पहला कथन जो है वह सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वह सही है, दूसरा गलत है। थोड़ा सा इन्होंने उलटफेर कर दिया है, तो उसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कथन एक की या फिर ऑप्शन नंबर एक के बारे में। देखिए, गुप्त काल में जैन धर्म जो है वह अपने उन्नत अवस्था में था। इसी समय जैन ग्रंथों पर विभिन्न प्रकार के भाष्य और टीकाएँ लिखी गई थी। कदंब और गंग राजाओं ने जो है वह गुप्त काल में जैन धर्म को प्रश्रय भी प्रदान किया था। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 की। मथुरा और वल्लभी जो है यह श्वेतांबर संप्रदाय के केंद्र थे गुप्त काल में, और बंगाल स्थित पुंड्रवर्धन या फिर पुंड्रवर्धन जो है यह दिगंबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। बस इतना सा अंतर है। अब ये वाला प्रश्न जो है नेक्स्ट, ये आप लोगों को करने के लिए, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने राजा सिंह, आगमप्रिय और शंकर भक्त की उपाधियां धारण की? ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी महेंद्र वर्मन द्वितीय, सी नरसिंह वर्मन प्रथम, या डी नरसिंह वर्मन द्वितीय। चलिए, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।